हेलो एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम शुरू करते हैं ऑप्टिक्स, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ आने वाले नए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो एडमिशन की बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनका यहाँ एडमिशन हुआ है मोरारका कॉलेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में शुरू करते हैं। आपको बता देते हैं कि कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर, कॉलेज शिक्षा विभाग में ये ऑनलाइन कक्षाओं की एक सीरीज चल रही है। प्रत्येक क्लास के लिए ऑनलाइन मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वो मैटर हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है पीडीएफ के माध्यम से हो। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक से पढ़ेंगे उनको। और शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स से। देखो ऑप्टिक्स का नाम आपने सुना भी होगा। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जो फिजिक्स की जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। या फिर प्रकाश है वो किसी माध्यम के साथ, किसी मैटर पदार्थ के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, उन गुणों का अध्ययन किया जाता है। बात ये समझ आगे होगी बाद में। फिर आगे बात आती है, जब बात आई गई प्रकाश, मैंने बात किसकी की? लाइट की बात की। तो लाइट की एक दो बातें आपको याद होगी मेरे हिसाब से कि लाइट का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, सर्वाधिक वेग है, वो किस में होता है? वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में इसका वेग कितना होता है? ये c से डिनोट किया जाता है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबने याद कर लिया। फिर बाद में आपने ये भी सीखा होगा कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो निर्वात के अंदर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और ये भी कहीं जी के जनरल साइंस के अंदर पढ़ा होगा आपने कि लाइट यानी प्रकाश का वेग सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था रोमर, उसने फाइंड आउट किया था। फिर बाद में लाइट का मतलब विजिबल लाइट, विजिबल। और विजिबल की जब बात होती है यानी दृश्य तरंगें, विजिबल वेव्स, इसके अंदर 7 रंग होते हैं। कितना रंग बताया मैंने? 7 रंग होते हैं। और सातों कलर के लिए जो 7 कलर हैं उन सभी के लिए एक फॉर्मूला आपने ये भी याद कर रखा होगा, विबग्योर। ठीक है, सबके याद होना चाहिए। ये सारी बातें बीच बीच में काम में आती रहती हैं, बार बार बताया नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अपना शुरू होता है कार्यक्रम अब यहाँ पर। तो कि आपने पढ़ा हो ना प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले लगभग 1660 के अंदर न्यूटन ने लाइट की यानी प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। उस थ्योरी के अंदर जो प्रकाश है वो कणिकाओं का बना होता है, कॉर्पुस्कुलर का बना होता है। अलग अलग रंगों की कणिकाएं अलग अलग साइज की होती हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा आप अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे और गुण थे, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके बाद में एक वैज्ञानिक, पहला तो मैंने कौन सा बताया? सबसे पहले तो मैंने बताया कणिका सिद्धांत, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, कणिका सिद्धांत। देखो भाई ये कब दिया गया था ये याद करना अपना कोई काम नहीं है। ये किसने दिया? तो आपने याद कर रखा है, ये न्यूटन ने दिया। किसका कणिका सिद्धांत? प्रकाश के कणिका का सिद्धांत दिया था। फिर बाद में एक है तरंग सिद्धांत। क्या बताया मैंने? तरंग सिद्धांत। तो देखो एक वैज्ञानिक हुआ था हाइगेन, आपने नाम पढ़ा भी होगा। हाइगेन ने सर्वप्रथम ये बताया था कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है और अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है ना। और तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने क्या बताया? एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लाइन समझना। ये उन्होंने इसलिए माना क्योंकि उस टाइम तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज नहीं हुई थी। तो उनके अनुसार माध्यम चाहिए और माध्यम की उन्होंने कल्पना की थी ईथर माध्यम की। कौन से माध्यम की? ईथर कि अपने ब्रह्मांड के अंदर एक माध्यम, आदर्श माध्यम, जिसकी प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा होती है और घनत्व बहुत ही कम होता है, शून्य होता है, उसी माध्यम को क्या बोलते हैं? ईथर माध्यम बोलते हैं। हालांकि इस सिद्धांत की जो परिकल्पना है इसको गलत सिद्ध कर दिया गया। कौन सा प्रयोग था? एक माइकलसन व्यतिकरण मापी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। बात ये भी याद होगी। इसके बाद में अपना एक आया था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत, आपने नाम भी सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था और ये था मैक्सवेल।
विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया बताया मैंने? ये दिया था मैक्सवेल ने। इस सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कि लाइट जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होती है जिनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वे प्रकाश की गति से ही गति करती हैं, यानी वही उनका क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये भी याद कर लिया। इस तरंग सिद्धांत के द्वारा दोबारा वही बात है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन, जैसे मान लो इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब की तो व्याख्या कर दी, पोलराइजेशन इनकी व्याख्या कर दी। लेकिन एक दो सिद्धांत ऐसे थे जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन, रमन प्रकीर्णन, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी। इनकी व्याख्या करने के लिए एक 1900 के अंदर एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लांक नाम सुना होगा। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर जो प्रकाश है वो सतत न होकर पैकेट्स में होता है। उन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा यानी लाइट क्वांटा, और लाइट क्वांटा को ही फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो इन्होंने किसकी कल्पना की? क्वांटा की कल्पना की। और लाइट का जो क्वांटा है यानी प्रकाश का जो क्वांटा है उसका नाम क्या है? फोटोन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बढ़िया सा कि ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत की या विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्वांटम सिद्धांत की सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी? तो आप लिखोगे मैक्स प्लैंक ने दी थी। मैक्स प्लैंक ने ही क्या बोला था? बंडल्स के रूप में होती है। बात याद है सबके? फिर बाद में देखो इस पर प्रकाश, इसी सिद्धांत को प्रकाश पर सबसे पहले अप्लाई किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इसी सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। आइंस्टीन ने ही ये कहा था कि प्रकाश के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रकाश के क्वांटा या एनर्जी के क्वांटा या फिर फोटोन की ऊर्जा को अपन ने बहुत बार लिखा E=hν लिखा है, ठीक है ना। और इसी को आगे आपने लिखा होगा hc/λ, क्योंकि अपन लोग जानते हैं μ क्या होता है? c/λ होता है। ये सारी बात आपको याद है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि आपको देखो एनर्जी या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बंडल्स की जब बात करें, बंडल्स की परिकल्पना है या बंडल्स का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसने दिया था? विद्युत ऊर्जा का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वांटम सिद्धांत था वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। फिर बाद में ये पूछे कि प्रकाश के क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। या प्रकाश के क्वांटम या क्वांटा की जो एनर्जी है वो कितनी है? E=hν। या फोटोन की ऊर्जा वो भी कितनी है? E=hν। न्यू यहाँ पर क्या? फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अब देखो इस सिद्धांत के द्वारा आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या रमन इफेक्ट की व्याख्या कर सकते हो। फिर बाद में देखो लास्ट में जाके आपने पढ़ा भी होगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर क्यों बोला गया? कि प्रकाश की कुछ परिकल्पना, कुछ जो बातें हैं उनकी व्याख्या अपन तरंग सिद्धांत मान के करते हैं, और कुछ सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या आप कण सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत मान के करते हो। जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा करते हैं। कॉम्पटन प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन इफेक्ट है, इनकी व्याख्या आप फोटोन प्रकृति मान के करते हो। इस कारण वर्तमान में जो है वो क्या है कि प्रकाश की नेचर कैसी है? ड्यूअल नेचर है। कैसी नेचर बताइए? ड्यूअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति है। प्रकाश है वो तरंग प्रकृति भी शो करता है और कौन सी? फोटोन प्रकृति भी शो करता है। तो ये तो इसका प्रारंभिक इंट्रोडक्शन हो गया अपना। अब देखो अपने मूल मुद्दे पे आते हैं, कोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो एक नाम आता है कला संबद्धता। क्या बताया मैंने? कला संबद्धता। शायद पिछली साल आपने 12th के अंदर ये पढ़ा भी होगा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंस। जब कला संबद्धता की जब बात आती है तो इसका अर्थ समझने से पहले एक दो बात करो कि प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है। थोड़ा ये गौर करना, प्रकाश लाइट का पैदा कैसे होती है। तो देखो आपने ये पढ़ा होगा कि ये ऊर्जा इस तरह किसी परमाणु के अंदर, जब ये माना कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, जब इनको ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, बोर मॉडल, ठीक बात नहीं। यहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। 10⁻⁸ सेकंड को एक सेक बोलते हैं। एक सेक,
1 सेक बराबर 10⁻⁸ सेकंड, और ये समय का सबसे छोटा मात्रक है। अब बात सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, अपनी मूल अवस्था में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वो प्रकाश के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? प्रकाश के रूप में करता है। तो देखो ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर और वापस आएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और प्रकाश के रूप में करेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई निश्चितता नहीं होती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब तो ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, यानी इनमें कोई तालमेल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये चला गया फिर वापस आ गया, कभी हो सकता है ये पहले चला जाए। तो इस प्रकार से देखो इनमें कोई निश्चितता नहीं होती है ना। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो दो स्रोत हैं, दो प्रकाश स्रोत हैं, एक प्रकाश स्रोत ये ले लिया S1 और एक प्रकाश स्रोत ये ले लिया, इससे लाइट उत्पन्न हो रही है और वो तरंग के रूप में यूँ जा रही है माना, और ये यूँ जा रही है। इन दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, कलांतर नाम सुना होगा, फेज डिफरेंस, अगर वो समय के साथ नियत रहता है, क्या रहता है? नियत रहता है। नियत रहने का मतलब है कि हो सकता है कि वो 0 पे नियत हो सकता है वो 90 डिग्री पे नियत हो। तो इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। बात क्लियर होगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि दो प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर का मान, फेज डिफरेंस का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो तो इस प्रकार के प्रकाश स्रोतों को क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। याद होगी? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, कोई भी दो प्रकाश स्रोत हैं वे कला संबद्ध नहीं होते, यानी इनके बीच का कलांतर है वो नियत नहीं रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? ये स्रोत, अगर दो प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर का मान परिवर्तित होता हो तो इस प्रकार के स्रोतों को क्या बोलते हैं? कला असंबद्ध, इनकोहेरेंस बोलते हैं, कला असंबद्ध बोलते हैं। मेरे हिसाब से याद होगी सबके। फिर बाद में देखो कला संबद्धता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अपना होता है एक तो अपना होता है कालिक संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस, और एक होता है स्थानिक संबद्धता। क्या बताया मैंने? पहले डेफिनेशन तो परीक्षा में आती है अपनी, कला संबद्धता किसे कहोगे? यदि दो प्रकाश तरंगों के बीच में कलांतर का मान समय पर डिपेंड नहीं करता हो, यानी ये बोलो कि वो नियत रहता हो, तो इसे क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया? कला संबद्धता ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर 1 तो क्या बताया मैंने? नंबर 1 हिंदी में बोलो तो कालिक संबद्धता। क्या बताया? कालिक संबद्धता। और कालिक संबद्धता को बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक बात है। इसके बाद में 2 नंबर होती है स्थानिक, स्थानिक संबद्धता को बोलते हैं स्पेटियल कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, ये थोड़ा ठीक है, इसकी बात करते हैं, कालिक संबद्धता की बात करते हैं। तो देखो कालिक संबद्धता क्या है, इसके बाद में अपन ये बात करेंगे संबद्धता लंबाई क्या होती है। कालिक संबद्धता, या इसकी जगह पर एक नाम हो रहेगा संबद्धता लंबाई। ठीक बात है। इंग्लिश में लिखो तो क्या बताया था इसका? टेम्पोरल कोहेरेंस, और यह है कोहेरेंस लेंथ। चलो इसकी बात करते हैं। देखो ये करने से पहले एक शब्द आता है, आपने बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक। एक नाम आता होगा आपका एक वर्णी, ये नाम तो सुना होगा आपने। एक वर्णी का मतलब मोनोक्रोमेटिक। अब बताइए मोनोक्रोमेटिक क्या होता है या फिर एक वर्णी क्या होता है? एक वर्णी का मतलब होता है एक ही आवृत्ति का प्रकाश, यानी एक ही आवृत्ति का प्रकाश। यानी यदि कोई प्रकाश है उसकी आवृत्ति नियत हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, एक वर्णी बोलते हैं। बात क्लियर होगी सबके? अब देखो अपने थोड़ी देर पहले बात की कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है
तो वो तरंगों के रूप में एनर्जी उत्सर्जित करता है, ठीक बात ना। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, इलेक्ट्रॉन और भी आएंगे ऊपर से नीचे, तो उनके लिए अलग अलग बातें हो जाएंगी। उससे पहले मैं एक बात और कर देता हूँ, रुको एक मिनट। एक ही आवर्ती का प्रकाश है, तो अगर आप इसको तीव्रता के फोटोग्राफ खींचना चाहो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए इस साइड में जो लिखा मैंने तीव्रता और इस साइड में लिखी मैंने फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? आवर्ती नियत है, यानी ये नियत है, तो ग्राफ आपका ये आना चाहिए। यहाँ पर आवर्ती इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी आई है। अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपका ये आ जाएगा। अब देखो बात सुनो, जब आपका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्थाओं से मूल अवस्थाओं में लौटता है तो साइनोसोडल वेव के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार की एनर्जी रिलीज करते हैं। तो देखो 2 3 लिखता हूँ, ये 3 कर दिए, एक और कर देते चलो। एक इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो डेल्टा टी 1 टाइम तक एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, ठीक बात ना। दूसरा यहाँ से कर सकता है, तीसरा आपका यहाँ से कर सकता है, चौथा आपका यहाँ से कर सकता है, ठीक है ना। ये डेल्टा T1 टाइम तक ये ज्यावक्रीय तरंगें उत्पन्न कर रहा है, और ये डेल्टा T2 टाइम तक कर रहा है, और ये डेल्टा T3 टाइम तक कर रहा है, और ये डेल्टा T4 टाइम तक कर रहा है। अब देखो थोड़ी बात सुनना, ये एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा T1 टाइम तक ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आया तो इसमें यहाँ पर ये कोई निश्चितता नहीं होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा या फिर इधर से होते हुए एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी ये कोई निश्चितता नहीं होती है। तो देखो ग्राफ टूट चुका है। फिर टूटने का देखो क्रम भी कोई निश्चित नहीं है। यहाँ देखो यहाँ से आ रहा है, ये इधर ऊपर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। बात क्लियर होगी ना। अब देखो इनका औसत ले लें, इनका औसत ले लिया, डेल्टा टी ले लिया चारों का। इसी को बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं संबद्धता समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबद्धता समय बोलते हैं, संबद्धता काल बोलते हैं, ठीक बात ना। संबद्धता के लिए आप इसको हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हो, संबद्धता काल या कोहेरेंस टाइम बोलते हैं। इसी टाइम को मैंने क्या बताया? कोहेरेंस टाइम बोलते हैं। बात के लिए होगी सबके। और इसी जैसे यहाँ तक ये लाइट है संबद्ध है, और यहाँ भी संबद्ध है और यहाँ भी संबद्ध है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये कालिक संबद्धता कहलाती है। क्या कहलाती है? कालिक संबद्धता कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि डेल्टा टी टाइम तक प्रकाश स्रोत के द्वारा एक समान रूप से ज्यावक्रीय तरंगों के रूप में, साइनोसोडल वेव के रूप में एनर्जी का उत्सर्जन हो रहा है। बात के लिए होगी सबके। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं आती। डेफिनेशन आएगी तो यहाँ तक आएगी, कला संबद्धता किसे कहते हैं हम। इसके बाद में 2 प्रकार बता दिया, कालिक संबद्धता और स्थानिक संबद्धता, टेम्पोरल, और दूसरा बताया स्पेटियल बताया था। फिर बाद में कोहेरेंस टाइम क्या है, डेफिनेशन हो सकती है। फिर बाद में एक आता है कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ ये पूछी जा सकती है। तो देखो संबद्धता टाइम के अंदर, कोहेरेंस टाइम के अंदर तरंग के द्वारा या प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी, कौन से टाइम में? इस टाइम में जितनी दूरी तय की जाएगी उसी को संबद्धता काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संबद्धता काल कहते हैं। तो देखो ये क्या आएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम, भाई वेग गुणा समय। तो संबद्धता लेंथ को लिखा मैंने L, वेलोसिटी लाइट की क्या होती है C, और संबद्धता काल कितनी है? डेल टी। तो ये आपका आ गया। किसी न्यूमेरिकल के लिए भी ये बढ़िया हो सकता है। C यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इस संबद्धता लेंथ की डेफिनेशन क्या बताओगे आप लोग? डेफिनेशन आप ये बताओगे, वह दूरी जो संबद्धता काल डेल टी में प्रकाश तरंग तय करती है। यानी संबद्धता लेंथ की बात करें तो आप क्या लिखोगे? वह दूरी जो संबद्धता काल डेल टी में प्रकाश के द्वारा तय किया जाता है उसी को संबद्धता काल कहते हैं, संबद्धता काल कहते हैं। मेरे हिसाब से आपके याद होगी सबके। इसके बाद में अपन बात करेंगे, हम परिशुद्धता की बात करेंगे। एक नाम आता है प्यूरिटी, परिशुद्धता। परिशुद्धता को क्यों से डिनोट करते हैं?
और क्यू है वो लेमडा अपॉन डेल लेमडा की वैल्यू होती है, लेमडा अपॉन डेल लेमडा की वैल्यू होती है। परिशुद्धता की बात हो रही है, बात क्लियर होगी सबके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेमडा और डेल लेमडा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, परिशुद्धता बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला याद है ना, एल इक्वल टू सी डेल टी। डेफिनेशन क्या याद किया आपने कि संबद्धता लंबाई किसे कहते हैं, यूँ आएगा। तो आप देखो एकदम हिंदी में बोल रहा हूँ, देखो सी प्रकाश का वेग है, ये संबद्धता काल है। तो आप लिखो संबद्धता काल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को संबद्धता लंबाई कहते हैं। आप इसको ऐसे बोलोगे कि कोहेरेंस टाइम में जो लाइट के द्वारा जो तय की गई जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। इस एल को उसकी टर्म्स में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो अपन बात करते हैं। देखो नॉर्मली मैंने क्या बताई थी, जैसे मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो ग्राफ आपका यूँ आएगा, एकदम यूँ आ जाएगा, यूँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ यानी मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहा हूँ, मोनो की। मोनोक्रोमेटिक के अंदर एक लाइन, एक सूत्र फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। मैंने लिखा एल इक्वल टू सी डेल टी लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए ये न्यू नोट फिक्स है, तो डेल न्यू आपका क्या हो जाएगा, डेल न्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक बात है, ये भी याद होगी सबके। अब देखो अपन लोग जानते हैं कि न्यू इक्वल टू 1/t होता है। यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल न्यू इक्वल टू 1/t हो जाएगा। अपने लिए टाइम कौन सा, ये है। तो एल की जो वैल्यू है, एक सेकंड लाइन सुनना, एक मिनट, ये तो अलग बात आ गई, ये हो गया। इसको थोड़ा एक बार अलग रखना। अगर ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो आपका एल कितना आ गया, एल आ गया वहाँ पर सी अपॉन डेल न्यू आ गया, सी अपॉन डेल न्यू आ गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, किसके लिए, फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए डेल न्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपका एल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बात ये होगी। लेकिन वास्तव में इन रियल वास्तव में कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है, उसके लिए डेल न्यू की कुछ वैल्यू होती है, ठीक बात ना। अगर डेल न्यू का मान बहुत ही कम हो तो उसको बोलते हैं क्वासी मोनोक्रोमेटिक लाइट। डेल न्यू नॉट इक्वल टू 0 लेकिन बहुत कम, क्या है, बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, क्वासी मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट इसको बोलते हैं। बात याद होगी सबके। ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मूला अपने काम में आ जाएगा। एल इक्वल टू लिखा था सी डेल टी, और इसी को लिख देता हूँ सी अपॉन डेल न्यू लिख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला अपना आ चुका है। जैसे मान लो मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम लाइट। क्या काम में लेते हैं, सोडियम लाइट काम में लेते हैं। तो ये लिखा सोडियम लाइट। सोडियम लाइट के अंदर भी दो प्रकार की लाइन होती हैं। एक तो होती है 5890 एंगस्ट्रॉम और एक होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो इनका डिफरेंस भी कितना आ गया, 6 एंगस्ट्रॉम आ गया। कितना आ गया, 6 एंगस्ट्रॉम आ चुका है। बात क्लियर है सबके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये बहुत कम वाली बात न याद रखो तो ठीक, ये याद रखना, डेल न्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो। अब इसी को मैं लैम्डा के पदों में क्या लिखूं, इसी को लैम्डा के पदों में इस प्रकार से लिखेंगे। अपन लोग जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो डेल न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डेल लैम्डा। आएगा नहीं आएगा। अगर इसका मैं मॉडुलस काम में लेता हूं तो माइनस कम हो जाएगा। अच्छा, डेल न्यू की वैल्यू वहां रखूंगा तो एल का मान कितना आ जाएगा आपका, एल का मान देखो सी अपॉन डेल न्यू की वैल्यू है सी डेल लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो ये आ गया आपका एल इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। और इसी को लिख सकता हूँ एल इक्वल टू लैम्डा लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा। और ये आ गया आपका एल इक्वल टू लैम्डा क्यों, क्योंकि क्यों क्या है, क्यों प्योरिटी परिशुद्धता है, प्योरिटी को क्यों से शो करते हैं, और ये होती है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा होती है। ये बात अपने कर ली। आज के टॉपिक में केवल इतनी बात करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले थोड़ी सी बात शुरुआत है, शुरुआत में पढ़ लेना। अगर शुरुआत आपकी ठीक हो गई, आपने एक नाम सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो आपका आगे काम बहुत ही आसान हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।